नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए चर्चा करते हैं राष्ट्रीय समसामयिक प्रश्नोत्तरों पर। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है, नवीनतम गणना के अनुसार देश में बाघों की अनुमानित संख्या कितनी है। देखिए, हाल ही में यह डेटा जारी किया गया है और बताया गया है इसमें क्या, देश में बाघों की अनुमानित संख्या। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए, आप देख पा रहे हैं प्रविष्टि तिथि 11 जुलाई 2020 की है। ठीक, देश के लिए अखिल भारतीय बाघ आकलन 2018 का चौथा चक्र, जिसके परिणाम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले वर्ष वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर घोषित किए गए थे, दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक, तो इसको भी याद रखिएगा कि बाघों पर आधारित जो कैमरा ट्रैप था उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक, पर्यावरण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने लक्ष्य से 4 वर्ष पूर्व ही बाघों की संख्या दोगुनी करने वाले अपने संकल्प को पूरा कर लिया है। ठीक, आपको पता होगा कि पिछली जब गणना हुई थी बाघों की तो कितने बचे थे, 1400। ठीक, नवीनतम गणना के अनुसार देश में बाघों की अनुमानित संख्या कितनी है, 2967। ठीक है, 2967 ये है वर्तमान में बाघों की संख्या। ठीक, तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है। ठीक, तो आपका आंसर यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2967। ये रिपोर्ट जस्ट पिछले जुलाई में आया है और आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसको। चलिए, अगला प्रश्न है, अमेरिकी ओपन 2020 के विजेता कौन है। जान लेते हैं इसके बारे में कि किसने अभी जीता है अमेरिकन ओपन 2020 का खिताब। चलिए, आप देख पा रहे हैं ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराकर अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल्स खिताब जीत लिया है। हमने कल देखा था महिला वर्ग में कौन जीता है, नाओमी ओसाका जीती थी। ठीक, पुरुष वर्ग में किसने जीता, पुरुष वर्ग में जीता है डोमिनिक थीम ने। ठीक है, कौन से देश के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रिया के। दोनों चीजें याद रखेंगे आप, यहां से क्वेश्चन आता है। तो आंसर यहां क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। वहीं महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में कौन जीता है, नाओमी ओसाका। ठीक, कहां की खिलाड़ी है, जापान की खिलाड़ी है। ठीक, सिंगल्स जो होते हैं अमेरिकन ओपन या चारों ग्रैंड स्लैम जो होते हैं हमारे यहाँ, उनके जो विजेता है वो आपको एग्जाम में पूछता ही है। ठीक, तो अच्छे से याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई। ऑप्शन है आपके पास, चीन, भारत, अर्जेंटीना या सऊदी अरब। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में 15वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं यहां पर 15वां G20 शिखर सम्मेलन, प्रविष्टि तिथि है 21 नवंबर 2020 की। ठीक, लिखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 और 22 नवंबर 2020 को सऊदी अरब द्वारा आयोजित 15वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ठीक, तो यहां पर आपको एक चीज स्पष्ट कर दे कि ये जो सऊदी अरब है, ठीक है, इसी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगर सऊदी अरब में किस व्यक्ति ने इसकी अध्यक्षता की थी तो वहां के जो किंग हैं, ठीक है, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। ठीक है, नाम क्या है, सलमान बिन, ठीक, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। ठीक है, ये सऊदी अरब के किंग हैं और इन्होंने ही अध्यक्षता की है 15वें G20 शिखर सम्मेलन की। ठीक, तो अगर आपको कंट्री पूछता है तो सऊदी अरब, और यदि व्यक्ति का नाम पूछता है तो सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। ठीक, तो आपका आंसर यहां क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। ठीक, 15वां G20 शिखर सम्मेलन किसके द्वारा अध्यक्षता की गई, सऊदी अरब के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप जान लेते हैं लीजन ऑफ मेरिट सम्मान होता क्या है। देख पा रहे हैं, यही है लीजन ऑफ मेरिट सम्मान, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। ठीक, अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका ने, ठीक है, ध्यान रखिए, अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अमेरिका में भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने किया सम्मान ग्रहण। ठीक, तो यहां से आपको एक चीज स्पष्ट है कि किस देश के द्वारा दिया गया है, अमेरिका के द्वारा। और आपके एग्जाम के लिए यही सबसे ज्यादा
महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि आपको डायरेक्ट फैक्चुअल चीज में यही मिलता है हमको कि किस देश के द्वारा दिया गया है। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के द्वारा सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से। ठीक, अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा कब की गई? इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है ये आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, लोकल फॉर वोकल आपने सुना होगा। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं आत्मनिर्भर भारत योजना, ठीक है, यह आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की घोषणा की है। आपका यही चीज है फैक्ट। ठीक है, प्रश्न में यही पूछ रहा है कि कब इसकी घोषणा की गई थी, जिससे कि 130 करोड़ लोग आत्मनिर्भर हो और हम कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम हो जाए। ठीक, तो इसका लक्ष्य क्या है? बेसिकली आत्मनिर्भरता, देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना इस आत्मनिर्भर भारत अभियान का लक्ष्य है। ठीक है, इस अभियान के द्वारा देश के रोजगार पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से देश के मजदूर और किसान जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कितनी राशि का राहत पैकेज घोषित किया गया है? तो 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया है, जो कि देश की जीडीपी का 10% है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा संभावना है इस प्रश्न के आने की। तो याद रखिएगा, 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रारंभ हुआ। लक्ष्य क्या है? देश की आत्मनिर्भरता और रोजगार प्रदान करना, ये दो लक्ष्य हैं। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखिएगा कि इस योजना के अंतर्गत कितने रुपए के या कितनी राशि के राहत पैकेज का घोषणा किया गया है? कितने राशि के? 20 लाख करोड़ रुपए के। ठीक, क्वेश्चन में वापस आते हैं। लिखा है आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा कब की गई? 12 मई 2020 को, हमने पढ़ा अभी। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के संदर्भ में किस राज्य की संचयी क्षमता सर्वाधिक है? ठीक है, संचयी क्षमता को हम अमूमन किस नाम से जानते हैं? स्थापित क्षमता के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे हम पढ़ते हैं उसमें ये स्थापित क्षमता के नाम से दिया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए, आप देख पा रहे हैं सौर ऊर्जा पार्क योजना। सौर ऊर्जा पार्क योजनाओं की संचयी क्षमता, ठीक है, डायरेक्ट संचयी क्षमता आप देख पा रहे हैं, डीडी न्यूज का ये स्क्रीनशॉट है और वहां से ये डेटा लिया गया है, ऑथेंटिक सोर्स है ये भी, है ना। राजस्थान में 5389 मेगावाट, गुजरात में 3918 मेगावाट और तमिलनाडु में 4315 मेगावाट है। ठीक, तो यहां से आप सबसे अधिक देख पा रहे हैं कहां है? राजस्थान में है, उसके बाद तमिलनाडु में है और फिर गुजरात में है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में संचयी क्षमता जो है वो सर्वाधिक है किसकी? सौर ऊर्जा परियोजनाओं की। ठीक, अगला प्रश्न है, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन, आपको पता होगा हाल ही में इन्होंने शपथ ग्रहण लिया है, किस राजनीतिक दल से संबंधित है? ऑप्शन है डेमोक्रेटिक पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, पीपुल्स पार्टी या रिपब्लिक पार्टी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका और भारत का जो संबंध है वो बहुत अच्छा है और वर्तमान में इन संबंधों को सुधारने की बहुत ज्यादा बात चल रही है। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि राष्ट्रपति के साथ साथ जो उपराष्ट्रपति ने शपथ लिया है वो भारतीय मूल की हैं। ठीक है, नाम सुना होगा आपने कमला हैरिस जी का। चलिए, आप देख पा रहे हैं अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता, ठीक है, आपके प्रश्न का आंसर ये रहा, डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडेन ने बुधवार को राजधानी वॉशिंगटन डीसी में आयोजित एक ऐतिहासिक समारोह में 46वें राष्ट्रपति के पद की शपथ ली। क्लियर है बात? ठीक, 78 वर्षीय जो बाइडेन को प्रधान न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने कैपिटल बिल्डिंग के वेस्ट फ्रंट में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये वेस्ट फ्रंट कहां है? वेस्ट फ्रंट आपके वॉशिंगटन डीसी में है। ये हैं हमारे जो बाइडेन जी। ठीक, और ये हैं कमला हैरिस, आपको पता होगा जैसे कि मैंने बताया भारतीय मूल की महिला हैं। जो बाइडेन के शपथ लेने के पहले कमला हैरिस ने देश के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इतना याद रखिए, ठीक, कि कमला हैरिस जो है वो वर्तमान में उपराष्ट्रपति है और जो बाइडेन जो है वो वहां के राष्ट्रपति हैं। चलिए, तो आपका आंसर क्या है? यहां से अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन किस राजनीतिक दल से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है।
क्लियर। अगला प्रश्न है चक्रवाती तूफान निवार कहां उत्पन्न हुआ? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, दक्षिण चीन महासागर में या प्रशांत महासागर में। तो अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा में रही है ये तूफान, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देख पा रहे हैं आप, बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान निवार आज भीषण तूफान में बदल गया है। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं यहां पर बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान निवार आज सवेरे भीषण तूफान में बदल गया है। ठीक है, ये पहले का न्यूज है। चेन्नई में मौसम विभाग ने बताया कि आज दोपहर तक यह और तीव्र होने जा रहा है। देर शाम तक यह चक्रवात पुदुचेरी के पास कराईकल और मामल्लपुरम के बीच पहुंच जाएगा। इसके प्रभाव से 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। ठीक, तो बेसिकली आपको इस प्रश्न में यही याद रखना है कि इसमें कौन सा राज्य प्रभावित हुआ। एक है आपका तमिलनाडु और दूसरा है पुदुचेरी। और ये कहां उत्पन्न हुआ ये तूफान बोलेगा तो बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला प्रश्न है 51वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? ऑप्शन है मुंबई में, दिल्ली में, विशाखापत्तनम में या गोवा में। तो देखते हैं इसके बारे में। आप देख पा रहे हैं ये इमेज, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा। ठीक, क्रम याद रखिए, 51वां कहां आयोजित हुआ? गोवा में आयोजित हुआ। ठीक, और एक प्रश्न और यहां से हो सकता है, संभावना ऐसी है कि पूछ दे 51वें इफ्फी महोत्सव, इफ्फी का मतलब IFFI, ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया महोत्सव का शुभारंभ थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म अन अदर राउंड के इंडियन प्रीमियर के साथ होगा। ठीक है, तो अन अदर राउंड जो है ये बेसिकली डेनमार्क की फिल्म है, याद रखिएगा। ठीक है, डेनमार्क की फिल्म है। चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गोवा। ठीक, 51वां इफ्फी समारोह जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहां आयोजित हो रहा है भाई? गोवा में। अगला प्रश्न है 24वें मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग ले रहे देशों में शामिल कौन कौन है? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, जापान या ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन चारों में से कौन कौन शामिल है? कूट के रूप में आपको प्रश्न दिया गया है। ठीक, तो जो नौसेना अभ्यास होते हैं वो कभी कभी आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, इस साल नया भाग ले रहा है कौन? ऑस्ट्रेलिया, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 24वें मालाबार नौसेना अभ्यास का पहला चरण कल विशाखापत्तनम में शुरू हुआ। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। कौन कौन? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसमें एक फैक्ट ये भी याद रखिएगा कि मालाबार नौसेना अभ्यास श्रृंखला 1992 में भारत और अमेरिका के बीच शुरू हुआ था। ठीक, 2015 में जापान इसमें शामिल हुआ और वर्ष 2020 में यानी अभी ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो रहा है। ठीक, तो अब इस मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल होने वाले देशों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक, वर्ष 2015 में जापान शामिल हुआ और प्रारंभ जब हुआ था तो केवल 2 ही देश थे, भारत और अमेरिका। अब आते हैं हमारे छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन में, जिसमें हम छत्तीसगढ़ का रिवीजन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हमारे टॉपिक में होंगे पर्यटन और महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस। ठीक है, आपको पता होगा कि अभी कोरोना काल में बहुत सारे एप्लीकेशन जो है ये प्रारंभ किए गए हैं, तो इन पर एक नजर डालेंगे। चलिए, तो आपका पहला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कि राम वनगमन पथ में कुल कितने स्थलों को चिन्हित किया गया है? ऑप्शन है 50, 51, 52 या 53। तो याद रखिएगा, देखिए कुल 75 स्थल जो है उनको शामिल किया गया है, लेकिन चिन्हित कितनों को किया गया है? 51 को। ठीक है, मन्नूलाल यदू और हेमूलाल यदू जी की पुस्तक पर आधारित करके राम वनगमन के जो स्थल है उनका चयन किया जा रहा है, उनको पहचाना जा रहा है। ठीक, तो याद रखिएगा कुल बोलेगा तो 75 स्थलों का चयन किया गया है। ठीक है, चिन्हित कितना गया है? 51 को किया गया है। और प्रथम चरण के अंतर्गत कितने स्थल शामिल हैं? तो 9 स्थल शामिल है। ठीक, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रथम चरण में जिन 9 स्थलों का विकास किया जा रहा है उनमें कौन कौन शामिल है। देख पा रहे हैं आप, सीतामढ़ी हरचौका कोरिया जिले में है, रामगढ़ सरगुजा, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा, तुरतुरिया बलौदाबाजार, चंदखुरी रायपुर, राजिम गरियाबंद जिला, सिहावा सप्तऋषि आश्रम धमतरी, जगदलपुर बस्तर और रामाराम सुकमा।
ये 9 स्थल हैं जिनको प्रथम चरण के अंतर्गत शामिल किया गया है और यहां पर अधोसंरचना का विकास किया जा रहा है, क्योंकि ये जो राम वन गमन पथ है इसका मूल उद्देश्य संस्कृति परिरक्षण तो है ही, साथ में पर्यटन को बढ़ावा देना भी इसका लक्ष्य है। ठीक, तो याद रखिएगा कुल कितने स्थलों का चयन किया गया है? 51। ठीक है, 51 को चिन्हित किया गया है। अगला प्रश्न है, राम वन गमन पथ के प्रथम चरण में चिन्हित स्थलों में शामिल नहीं है। ठीक है, बेसिकली इस लिस्ट से ही संबंधित प्रश्न है ये। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में, रामगढ़, राजिम, सिरपुर और सिहावा। तो आप लिस्ट में देख पा रहे हैं रामगढ़ है, राजिम है, सिहावा भी है, लेकिन सिरपुर नहीं है। याद रखिएगा प्रथम चरण के अंतर्गत सिरपुर को शामिल नहीं किया गया है। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, राम वन गमन के प्रथम चरण में सिरपुर को शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, कवच मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में सही कथन कौन सा है? पहला कथन बोल रहा है कि इसका विकास चिप्स के द्वारा किया गया है। दूसरा कथन है, कोरोना से संबंधित शासकीय परामर्श, आदेश और जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। तीसरा है, ऐप में कोविड-19 ई पास के लिए आवेदन करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। तो पहले जान लेते हैं कि कवच मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो है क्या। चलिए, राज्य शासन द्वारा कोरोना से संबंधित शासकीय परामर्श, आदेश और जानकारियों को तत्काल आम नागरिक तक पहुंचाने के लिए कवच मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। क्लियर है बात? यानी कि इसमें हमारा दूसरा कथन सही हो जाता है, जिसमें बोल रहा है कि कोरोना से संबंधित शासकीय परामर्श, आदेश और जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल सही है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य विभाग एवं चिप्स के द्वारा इस मोबाइल ऐप को बनाया गया है। यानी कि हम लोग का जो पहला कथन है ये भी सही हो गया। आगे पढ़ते हैं। इस ऐप में राज्य के संदिग्ध और पुष्टि वाले कोरोना मामलों की जानकारी रियल टाइम डैशबोर्ड के माध्यम से आम जनता के लिए उपलब्ध होंगी। इस ऐप में कोविड-19 ई पास के लिए आवेदन करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। तो ये भी आपका तीसरा कथन जो था ये भी सही हो गया है। ठीक, आगे और देख लेते हैं। ऐप से प्रदेशवासियों को अस्पताल और नोडल अधिकारियों का विवरण मिलेगा, साथ ही नागरिकों को उनके निवास के निकटतम अस्पताल की जानकारी मिलेगी, जहां मरीज किसी भी लक्षण की दशा में पहुंच सकते हैं। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने नागरिकों से ज्यादा संख्या में कवच ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कवच ऐप राज्य शासन द्वारा विकसित बहुत ही सरल भाषा में लोगों तक कोरोना से संबंधित जानकारी प्रदान करती है और वास्तविक समय में सूचनाएं प्रदर्शित करती हैं। ठीक, तो इसमें याद क्या रखना है आपको? ये 3 लाइनें। ठीक, कि इसका विकास किसके द्वारा किया गया? छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग प्लस चिप्स दोनों ने मिल करके इस ऐप को बनाया है। कोरोना से संबंधित परामर्श भी लिया जा सकता है, आदेश भी लिया जा सकता है। ठीक है, और उससे संबंधित जानकारियां भी प्राप्त की जा सकती हैं। ऐप में कोविड-19 ई पास, ठीक है, आपको पता होगा कि जब लॉकडाउन चल रहा था तो उस समय एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए पास की आवश्यकता होती थी। तो ई पास की सुविधा जो है इस ऐप के माध्यम से प्रदान की गई है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। चलिए, अगला प्रश्न बोल रहा है कि राज्योत्सव पर ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के 5 नवनिर्मित टूरिस्ट रिसोर्ट का ई लोकार्पण किया गया। इनमें कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन है आपके पास सरना एथेनिक रिसोर्ट, वे साइड अमेनिटी, हिल मैना हाईवे ट्रीट। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये जो टूरिस्ट रिसोर्ट हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नथिया नवा गांव याद होगा आपको, एक बार पूछ चुका है एग्जाम में। तो आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री ने ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत जशपुर जिले के बालाछापर में नवनिर्मित सरना एथेनिक रिसोर्ट, कुनकुरी में कोयनार हाईवे ट्रीट, कांकेर जिले के नथिया नवा गांव में हिल मैना हाईवे ट्रीट, कोरबा जिले के सतरंगा बोट क्लब एंड रिसोर्ट और सरगुजा जिले के महेशपुर में वे साइड अमेनिटी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई लोकार्पण किया है। ये सभी ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत स्वदेश दर्शन योजना के तहत बनाए गए हैं। तो एक फैक्ट आपको यह भी मिल गया कि किस योजना के अंतर्गत इनको विकसित किया गया है, तो स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत। तो वापस आते हैं प्रश्न में। प्रश्न में पूछ रहा है सरना एथेनिक रिसोर्ट शामिल था क्या? बिल्कुल, जशपुर जिले में स्थित है, बालाछापर में। दूसरा है वे साइड अमेनिटी, वे साइड अमेनिटी भी शामिल था, कहां है? सरगुजा में है। हिल मैना हाईवे ट्रीट कांकेर में है, हमने देखा अभी जस्ट।
सिरपुर रिसोर्ट जो है ये इनमें शामिल नहीं है। ठीक, तो याद रखिएगा 5 जो नवनिर्मित टूरिस्ट रिसोर्ट है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किस स्थान पर स्थापित किए गए टूरिस्ट रिसोर्ट का नामकरण क्या किया गया है, ध्यान रखेंगे। हो सकता है आपको मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में दे दे। चलिए अगला प्रश्न है, रोजगार उपलब्ध करवाने में सहायक ऐप जो छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है कौन सा है? ऑप्शन है कौशल, कुशल, रोजगार संगी या लक्ष्य। चलिए तो आप देख पा रहे हैं यहां पर रायपुर 14 जनवरी 2020, ठीक है, पिछले साल का न्यूज है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने युवा महोत्सव के समापन समारोह में कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार रोजगार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक, इतना ही याद रखिएगा इसमें कि इस ऐप का नाम क्या है, रोजगार संगी एप्लीकेशन। ठीक, अगला प्रश्न है, पुलिस विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए एप्लीकेशन का नाम क्या है? ऑप्शन है सीजी पुलिस, सीजी कॉप, सीजी सुरक्षा, सीजी रक्षक। तो ये प्रश्न आज आपका ब्रेन बूस्टर, क्योंकि ये प्रश्न मैं पहले बहुत बार करा चुका हूं। ठीक, तो बताइए पुलिस विभाग द्वारा जारी किए गए या प्रारंभ किए गए एप्लीकेशन का नाम क्या है? अगला प्रश्न है, संस्कृति विभाग द्वारा राज्य के कलाकारों एवं लोक कलाकारों के लिए निर्मित पोर्टल का नाम क्या है? देखिए एक चीज तो ये मिल गया फैक्ट कि लोक कलाकार जो हैं, ठीक है, राज्य के कलाकार और लोक कलाकारों के लिए एक पोर्टल प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? संस्कृति विभाग के द्वारा किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन में। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? चिन्हारी, संस्कृति, छत्तीसगढ़िया कला या हमर पहचान। तो याद रखिएगा इस पोर्टल का क्या नाम रखा गया है? चिन्हारी पोर्टल। अगला प्रश्न है, भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल स्थल कौन सा है? ठीक, भारत सरकार जो है वो पर्यटन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, बहुत प्रयास कर रही है और हाल ही में प्रसाद योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के एक स्थल को भी शामिल किया गया है। तो आपको प्रश्न में वही पूछ रहा है कि उस योजना के अंतर्गत कौन से स्थल को शामिल किया गया है। ऑप्शन क्या है? सिरपुर, डोंगरगढ़, खल्लारी या शिवरी नारायण। तो याद रखिएगा डोंगरगढ़ को शामिल किया गया है पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत। देख पा रहे हैं आप, राजनांदगांव 20 जून 2019 प्रसाद योजना से धर्मनगरी डोंगरगढ़ का होगा कायाकल्प। ठीक, यानी डोंगरगढ़ को शामिल किया गया है इस प्रसाद योजना में। चलिए अगला प्रश्न है, बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स के रूप में विकसित करने हेतु चयनित स्थल कौन सा है? ठीक है, आपको पता होगा बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट क्या होता है? ऐसे स्थल जो जैविक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और उन्हें ही क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट। ठीक, ऑप्शन में आपके पास कुटरू, चित्रकूट, तीरथगढ़ या गढ़धनोरा। तो याद रखिएगा बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट के रूप में विकसित करने हेतु जिस स्थल का चयन किया गया उसका नाम क्या है? गढ़धनोरा। पता होगा आपको कौन से जिले में है? कोंडागांव जिले में है। ठीक, चलिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गढ़धनोरा क्षेत्र के निरीक्षण उपरांत वहां विभिन्न प्रकार की वनौषधि प्रचुर मात्रा में पाई गई है। इन वनौषधियों में विशेषकर मालकांगनी एवं विभिन्न प्रकार के कंदबेला पाई गई है। जैव विविधता से परिपूर्ण पुरातत्व स्थल को जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के प्रावधान के अंतर्गत जैव विविधता विरासत स्थल यानी बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। ठीक, तो याद रखिएगा गढ़धनोरा कहां स्थित है? कोंडागांव जिले में, और इसको चयनित किया गया है किसके निर्माण के लिए? जैव विविधता विरासत स्थल या बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट के रूप में विकसित करने हेतु। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत कुर्दर, सरोधा दादर और धनकुल में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट बनाए गए हैं? ठीक, तो अभी कुछ स्लाइड पहले ही हमने देखा है, तो चलो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट में दीजिए कि किस योजना के अंतर्गत कुर्दर, सरोधा दादर और धनकुल में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट का निर्माण किया गया है। तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़े हुए कुल 10 प्रश्न, साथ ही छत्तीसगढ़ के रिवीजन सेशन से जुड़े हुए 10 प्रश्न। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।